हाँ तो गुड इवनिंग बेटा। अब मैं आपको जैसे मैंने डाली थी आपको ऑरल एक डाली थी मैंने, तो उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। मैंने जिसमें रेस्ट और मोशन के बारे में आपको बताया था, राइट। रेस्ट और मोशन, और फिर मैंने डिस्क्राइब किया था कि फोर्स क्या है, और फिर मैंने बोला था आपको कि बहुत सारी जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे, जैसे वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, मास क्या है, वेट क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या है मास वेट में, ठीक है। और फिर मैंने जो है लेस एंड मोर आपको प्रेशर के बारे में भी बताया था, और वर्क डन भी मैंने आपको बताया था, और एनर्जी के बारे में भी आपको मैंने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया था बेटा कि एनर्जी क्या चीज़ होती है। अब जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स उसको डिस्प्लेस करती है, तो वहाँ से जनरेट हो जाते हैं न्यूटन्स लॉ, ठीक है। इसाक न्यूटन का आपने नाम सुना है, बहुत बड़े महान साइंटिस्ट हुए हैं, और सबको थोड़ा बहुत पता भी है ही कि न्यूटन्स लॉ क्या चीज़ होती है। न्यूटन ने सबसे पहले बताया है जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है उस बॉडी को डिस्प्लेस कर देती है, उसकी पोजीशन को चेंज कर देती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फिर क्या कहता है, तो इट स्टेट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। चाहे तो आप इधर को बोलो या आप ऐसे बोलो कि when the external force is applied on a body, it will change its state of rest or motion, right। दोनों ही वे में ये एक ही बात है, अंडरस्टूड, ठीक है। चाहे आप इधर को बोलो या इधर बोलो, चाहे तो आप ऐसा बोलो कि इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, और या तो फिर आप इस तरीके से इसको बोलो कि बॉडी विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब यहाँ से क्या अराइज होता है, आप ये देखो क्या क्या चीज़ निकलती है यहाँ से, मैं आपको बताऊँ कि अब अगर हम बोलें कि ठीक है मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, राइट, तो वो पहले रेस्ट में थी तो अब वो मोशन में आ गई, ये तो ठीक है। लेकिन अब अगर बॉडी मोशन में है तो वापस रेस्ट में कैसे आएगी, चलती जाएगी वो तो अकॉर्डिंग टू द लॉ तो कभी चेंज होता ही नहीं है। अगर न्यूटन बोल रहे हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही कंटिन्यू रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी। अब हम इसका क्या मतलब निकालें कि अगर मान लो कोई रेस्ट में है, ये तो समझ में आता है कि रेस्ट में है, हमने फोर्स लगाई और वो मूव कर गई, राइट। अब वो चल रही है, मान लो यहाँ से हम विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, मान लो जैसे कोई आगे दीवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमने छत के ऊपर से चौथी मंजिल से बॉल फेंक दी है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फिर तो वो सीधा ही चलती जानी चाहिए, ठीक है, रुकनी ही नहीं चाहिए कहीं भी, लेकिन वो रुक जाती है। तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, क्या रीज़न हो सकता है, क्या आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। अरे उसमें भी तो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एयर रेजिस्टेंस उसमें लग रही है, और ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, उसके चक्कर में वो एक्सटर्नल फोर्स ही मानी जाती है। जो ग्रेविटी लग रही है वो भी तो बाहर से लग रही है ना, बॉडी के बाहर से लग रही है, राइट, और जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी उसको रोक रही है। अगर मान लो समटाइम्स हम ये भी बोले कि नेग्लिजेबल कर दें मान लो एयर रेजिस्टेंस को, जो एयर उसको रोक रही है, तो भी उसके ऊपर ग्रेविटेशन पुल तो हो ही रहा है ना, उसके चक्कर में भी वो रुक जाएगी, अंडरस्टूड।
तो अब ये तो था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। इनर्शिया होता तो वैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहे तो इनर्शिया का मतलब हुआ कि जो बॉडी की ये प्रॉपर्टी है कि इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। इसका रीज़न समझ लो इसको, इनर्शिया को, यानी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई इनहेरेंट प्रॉपर्टी इनर्शिया बोलता है इट्स द इनहेरेंट, अंदर का गुण और दोष जो है किसी भी वस्तु के जो पार्टिकल्स है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं होती है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वो नहीं मूव कर पाएगी, ना ही वो अपने स्टेट को चेंज करेगी। वास्तव में है स्टेट चेंज करना, रेस्ट से मोशन में आना या मोशन से रेस्ट में आना ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं है, अपनी स्टेट को चेंज करना, राइट। मोशन में मान लो कोई चीज़ बहुत फोर्स से जा रही है, राइट, किसी चीज़ ने उसको आगे से रोका और वो हो सकता है रुके ना डायरेक्शन चेंज कर दे, अपनी स्टेट को उसने चेंज कर दिया। हो सकता है कोई चीज़ आगे से आ रही है और चलती हुई चीज़ को, उसी डायरेक्शन में चलती हुई चीज़ को टकरा रही है, तो उसका मोशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इनफैक्ट कहने का मतलब यह है कि बॉडी जो है अपनी रेस्ट और मोशन की स्टेट को चेंज तब ही कर पाती है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए। अंडरस्टूड? अब मान लिया हमने न्यूटन लॉ को, मान लिया इन द सेंस मानना ही पड़ेगा, लॉ तो कभी चेंज होता नहीं है, क्योंकि न्यूटन ने ही ये भी बोला था कि कोई चीज़ जो है नीचे की ओर तब गिरती है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल होता है ड्यू टू अर्थ जो है ना सबसे बड़ा मैग्नेट है, वो हर चीज़ को अपने सेंटर की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर चीज़ नीचे की ओर गिरेगी। ये चीज़ हमने तो सोची नहीं भाई, ये चीज़ साइंटिस्ट ने सोची, हमने तो जो उन्होंने सोच के और फिर उन्होंने एक्सप्लोर किया है उसको हमने सिर्फ पढ़ना है और मेहनत करके उसमें सक्सेस होना है। वो लोग, उन लोगों ने तो देखो, न्यूटन ने ये सोचा कि ऊपर से नीचे ही क्यों भाई, अगर एप्पल डिटैच हो रहा है किसी भी तो वो इधर उधर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे ही क्यों आ रहा है, वहाँ से ही ग्रेविटी की खोज भी हो गई। अंडरस्टूड? लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही रियल लॉ ऑफ मोशन होता है। अब ऐसा क्यों? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने ये बोला कि जब भी किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो तो अपनी अवस्था को बदल रहा है, गति और विराम की अवस्था को। इट इज़ गोइंग टू चेंज रेस्ट और मोशन स्टेट व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। तो ओके भाई, मैं ये देखो, मैं वॉल को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये तो मूव नहीं कर रही है, कर ही नहीं रही है, तो न्यूटन्स लॉ फेल हो गया है क्या? अरे नहीं, क्या हुआ, न्यूटन्स के सेकंड लॉ ने फिर ये बताया उन्होंने सेकंड में कि जो वो फोर्स लगानी पड़ेगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, मोमेंटम का क्या मतलब, मतलब वैसे तो इन जनरल तो ऐसा है कि जितनी बड़ी ये दीवार है अगर हम यहाँ पे क्रेन लाएंगे और उससे इसको पुश करेंगे तब तो ये, क्योंकि ये जितना इसका मास है, जितना इसका वो, उसके प्रोपोर्शन में अगर हमने फोर्स लगाई है। और फोर्स का भी क्या मतलब, मोमेंटम जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी। कैसे? मान लो मैं बहुत बड़ा पत्थर ले आऊं और जस्ट यहाँ पे रख दूं ऐसे, तो तभी भी ये नहीं हिलेगी दीवार। बड़ा पत्थर भी अगर आप ला रहे हो, बड़े पत्थर को अगर आप तेज वेलोसिटी से ला रहे हो एक डायरेक्शन में, तब ये दीवार हिल जाएगी। यानी मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम क्या बोलते हैं कि साइकिल या मोटरसाइकिल या ट्रक आपस में टकरा जाए तो मोटरसाइकिल तो ये गया कि ये गया, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई। टकराने का मतलब ये भी तो है कि धीरे से ऐसे टकरा दिया हमने, धीरे से बिल्कुल,
तो कुछ भी नहीं हुआ, ना मोटरसाइकिल को ना ही ट्रक को, कुछ तो खैर क्या ही होगा। लेकिन अगर फोर्स से आ रही है तो ट्रक का मास भी बहुत बड़ा है और वेलोसिटी भी बहुत तेज है, तो मास इनटू वेलोसिटी मिलकर मोमेंटम और ही बड़ा हो जाएगा। इवन मोमेंटम तो उसकी, वेलोसिटी तो उसकी भी बहुत ज़्यादा थी। दो में से एक चीज़ भी अगर ज़्यादा हो ना, राइट, मास कम है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, जैसे छोटा सा कंकर अगर आप बिल्कुल ऐसे ला रहे हो और ऐसे यहाँ पे रख रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। छोटा सा कंकर वहाँ से कोई तेज़ फेंक रहा है और यहाँ, तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मोमेंटम का मतलब समझे ना आप, मास के साथ वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, तभी मोमेंटम होगा। तो फोर्स जो है किसी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या फ़र्क है? किसी चीज़ के एवज़ में अगर दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो या दूसरी चीज़ के एवज़ में, एक डायमेंशन के एवज़ में दूसरी भी घट रही हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अब अगर मोमेंटम हम बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स भी बढ़ती जाएगी, राइट। अगर मोमेंटम कम करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, इज़न्ट इट? तो ये देखो, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो रियल लॉ ऑफ मोशन ये है भाई, वो फर्स्ट और थर्ड दोनों को प्रूव करता है। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि फोर्स लगाएंगे तो चीज़ हिल जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है जब तक आप उस बॉडी के प्रोपोर्शन में फोर्स नहीं लगाओगे। और अगर फोर्स आप लगा भी रहे हो तो मोमेंटम भी चाहिए, वेलोसिटी भी उतनी चाहिए। हम बोलते हैं कि गाड़ी बहुत मोमेंटम से आ रही थी, मोमेंटम का मतलब है कि वो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन को भी फॉलो करते हुए उसका मास भी बहुत बड़ा था। तो जब उसने किसी चीज़ को स्ट्राइक किया तो ये इट वाज रियली क्या हो गया, इम्पल्स हो गया एकदम से ना, ठीक है, इम्पल्स समझते हो ना आप, जैसे मतलब कि फाइनाइट टाइम में इनफाइनाइट चेंज हो जाना, राइट। तो उसको हम जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इसलिए रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, क्योंकि वो वास्तविकता बताता है, वो प्रूव कर देता है इस चीज़ को कि वास्तव में अगर हम फोर्स लगाएं और ज़्यादा मोमेंटम से फोर्स लगाएं तो चीज़ हिल ही जाएगी। कई चीज़ के लिए मान लो आपने बुक को हिलाना है, छोटे से कागज़ को हिलाना है, तो क्या है, ज़रा सा भी आप छोटा सा भी मास और उसकी वेलोसिटी भी कम हो तब भी वो हिल जाएगा, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन उसके साथ वैसा है। बड़ी चीज़, जायंट चीज़ को आपने हिलाना है, अब उंगली लगाने से अर्थ थोड़ी हिल जाएगी भाई, फोर्स तो उंगली से भी लगा रहे हैं हम, अर्थ नहीं हिलेगी ना, ठीक है। तो उसको हिलाने के लिए कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड या कुछ और चीज़ चाहिए इतना बड़ा, राइट, या दूसरा प्लेनेट ही कोई टकरा जाए, ऐसा सच होता नहीं है, पर मैं एक जनरल बात आपको बता दे रहा हूँ, राइट। ये बात समझ में आई? तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक तो फर्स्ट लॉ को प्रूव कर रहा है। अब थर्ड लॉ को अगर हम स्टेट करते हैं, थर्ड लॉ को भी सेकंड लॉ ही प्रूव करेगा, राइट। कैसे? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं, इसमें भी मोमेंटम की आवश्यकता रहेगी, इसमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता रहेगी। जैसा मोमेंटम होगा उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे कॉर्क की बॉल आप फेंक रहे हो और आप दीवार पे इसको, दीवार से बाउंस होके उतनी एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप मान लो आप कीचड़ या मड उठाते हैं और दीवार पे फेंकते हैं, वो तो चटाक करके चिपक जाएगा, राइट, इट वोंट कम बैक। रिएक्शन उसमें हुआ ज़रूर, लेकिन उसने एक्शन उस तरीके का नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसकी जो इंटरनल, जो मास का इंटरनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उस तरीके का नहीं था, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के, तब ही एक्शन का भी रिएक्शन उसी तरीके से होगा। इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है। और इनर्शिया मैंने क्या बोला था? अंदर की प्रॉपर्टी, ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, दैट, क्योंकि उसकी औकात नहीं है चेंज करने की। ये चेयर की बात कर रहा हूँ मैं, अनलेस हम इसको कोई फोर्स नहीं देते हैं तो अपने आप तो इसकी अंदर की प्रॉपर्टी ऐसी है नहीं ना। एनर्जी तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एनर्जी सब बॉडीज़ के अंदर होती है। जो ये कॉन्स्टिट्यूट हो रही है बॉडी, अलग अलग बिखर नहीं रहे हैं इसके पार्टिकल, ये भी इसके अंदर एनर्जी तो है, लेकिन स्टिल ये जो है इसका इनर्शिया ऐसा नहीं है। इनर्शिया की मैं जैसे बात बताऊँ, मान लो मैं खड़ा हो रहा हूँ एकदम से, राइट,
तो मेरे को कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लग रही है, लेकिन मेरे अंदर जो लाइव सेल है, ठीक है, जो मेरे अंदर रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, जो मेरे ब्रेन ने जो है मैसेज मुझे दिया है, उससे मेरा इनर्शिया क्रिएट हुआ और इनहेरेंट प्रॉपर्टी मेरी ऐसी बन गई कि मैं हिल गया हूँ, राइट, अंडरस्टूड। अब हम एक मंकी है, मंकी का जो इनर्शिया है वो हमारे से किस तरीके का है, वो मोमेंटम ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। इवन इफ मान लो मैं 50 kg का हूँ और एक मंकी भी 50 kg का है, बट आई कांट जंप ऑन द ट्री, वो उछल के ट्री पे चला जाएगा क्योंकि उसका इनर्शिया इस टाइप का है भाई, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब एक किस्म से उसका आंसर है ये कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर ये बोलता है कि इट डज़ नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की ये होती ही है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाती है। समझ में आई बेटा? तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है ना, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं न्यूटन्स लॉ में, एनएलएम में ऐसी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारी बातें अभी बताना बाकी है आपको, जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा और आपको समझ में भी ये आएगी। और फिर अब जो क्लास है ना बेटा, अब की इसके बाद की क्लास जो है वो बोर्ड क्लास होगी। मैं बोर्ड पे यहाँ करवाऊँगा, राइट, यहाँ या बाहर वाले या किसी भी रूम में मैं बोर्ड पे करवाऊँगा ये। अब क्योंकि अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी करवाने हैं, अब मुझे जो है न्यूमेरिकल पार्ट भी करवाना है, और जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो ऑलमोस्ट मैंने आपको ऑरली बता दिए हैं। ये 2 वीडियोस ऑरल होने वाली थी। अब पहले मैं थोड़ा सा जितना सच मान लो, जैसे फ्री फॉल करना है हमने, वो क्या चीज़ है, और हमने ग्रेविटेशन का थोड़ा सा करना है, वो क्या चीज़ है, उसका मैं बेसिक्स तो आपको बता दूंगा, लेकिन मेनली समझ में आपको तब ही आएगा बेटा जब मैं इसको ऑन बोर्ड करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। बस आपसे मैंने इतनी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ द प्रयोग ट्यूटोरियल के नाम से मेरा चैनल है। जो पिछली वीडियो मैं लाइव अभी फ़िलहाल इसलिए होता हूँ, और मैं फेसबुक पे इसको इसलिए डालता हूँ वीडियो को, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेव्ड होंगी वीडियोस। इट विल बी ऑन द यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए आप काइंडली, ताकि सबको इसका बेनिफिट हो जाए, और इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम द प्रयोग ट्यूटोरियल के नाम से। और इंस्टाग्राम पे मैं छोटे छोटे शॉर्टकट्स हर चीज़ के डालूँगा, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के, फिज़िक्स के स्पेशली, राइट। तो यू विल बी गेटिंग ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल। रविंदर सिंह राणा 61 मेरा इंस्टाग्राम है। टाइम एंड अगेन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।